हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। और उपिंदर सिंह पढ़ रहे हैं हम लोग। उपिंदर सिंह में चैप्टर 8 जो कि आपका मौर्योत्तर काल है, वो एक लंबा चैप्टर है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बारे में कई मुद्दे हैं यहाँ पर। तो पहले तो हमने देखा कि विदेशियों का आक्रमण हुआ, कई सारे विदेशियों का आक्रमण हुआ। पहले हमने उनको पढ़ा अलग अलग। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि उस समय कई सारे नगरों का अभ्युदय हुआ था, क्योंकि ये नगरीय समृद्धि का काल कहा जाता है। तो बहुत सारे नगर बने थे, और इतने सारे नगरों के अभ्युदय की पीछे जाहिर है कि शिल्प और व्यापार व्यापार कारण थे, क्योंकि व्यापारिक समृद्धि का भी ये काल माना जाता है। तो आज के चैप्टर में मैं आप लोगों को व्यापारिक समृद्धि के बारे में बताऊंगी, यानी शिल्प और व्यापार और भारत की उस समय की सामाजिक स्थिति। तो ये आप लोगों के लिए, ऑप्शनल वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जीएस वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शनल वालों के लिए लगभग हर साल या एक साल बीच करके यहाँ से क्वेश्चन आता है, और जीएस वालों के लिए बहुत सारे प्रीलिम्स फैक्ट्स यहाँ से बनेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से इस सेशन को आप लोग लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अन अकेडमी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये भारत का एक आप ये कह लीजिए कि सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है। और यहाँ पर जब आप तैयारी करते हैं तो यहाँ पर आपकी तैयारी बिल्कुल फुल प्रूफ होती है। बिल्कुल फुल प्रूफ तैयारी आपकी होती है यहाँ पर, जहाँ पर मतलब आपका कोई कमी नहीं रह जाती है आपकी तैयारी में। तो डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सब आपको मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के लिए आपको एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, और कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जितने भी आपके फेवरेट एडुकेटर्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और जैसे ही आप उनको फॉलो कर लेंगे, उनके क्लास का नोटिफिकेशन आपको आने लग जाएगा। एक सेकेंड दीजिएगा ज़रा, मैं वो ऑन कर लूँ चार्ज। तो जैसे ही आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, एडुकेटर्स को सेलेक्ट करेंगे, उनके क्लास का नोटिफिकेशन आपको आने लग जाएगा। और ये नोटिफिकेशन जो है आपको, आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ताकि इनकी क्लास मिस ना हो। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर जैसे ही मतलब आप यहाँ पर आते हैं, ये नोटिफिकेशन का है। तो मैं ये कह रही थी कि आपको कुछ फ्री की हुई क्लासेस मिलती हैं। जैसे आप कहते हो ना कि हमको डेमो चाहिए, तो आपको यहाँ पर फ्री की भी क्लासेस मिलती हैं बहुत सारी। और सब्सक्राइब कर लोगे तो यहाँ 100+ जो टॉप के एडुकेटर्स हैं, जिनका मतलब आप ये कह लो कि शुरू से लास्ट तक आपको इनको पढ़ने को मिलेगा। इनके बहुत सारे जो है कोर्सेज हैं, हम भी वहाँ पर पढ़ाते हैं। पर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अनअकैडमी प्लस पर रोज, लगभग रोज तो नहीं पर मतलब हर चौथे पांचवें दिन न्यू बैचेस शुरू करता है। ये लक्ष्य करके बैचेस इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों से शुरू होती हैं। और यहाँ पर जो है 6 महीने में पूरा जीएस कवर करा दिया जाता है। तो इन बैच कोर्सेज के लिए खूब एक्सपीरियंस्ड, जिनका मतलब 10 साल, 12 साल, 8 से लेकर 10, 12, 15 साल एक्सपीरियंस जो टीचर्स हैं, वो इस बैच को कंप्लीट कराते हैं। तो आपको आपको हमें तो पढ़ने को मिलेगा ही, बाकी आप इन बैच कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, कि आपको किसी एडुकेटर्स को अलग अलग फॉलो नहीं करना है। आपने उस बैच को ज्वाइन किया और वहीं से आपने अपनी क्लास ले ली। एक सेकेंड। तो आप इस तरह से भी आप इन कर सकते हैं। और आप जो है
आंख बंद करके आप अनअकैडमी पर आइए। आंख बंद करके मतलब बिल्कुल भरोसा करके, मतलब कहीं से भी आपको निराशा निराशा हाथ नहीं लगेगी कहीं से भी, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आने के लिए जो है आपका, अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप, अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका जो है 44,550 रुपये में आपका 1 ईयर का हो जाता है। और 24 महीने का यानी अगर 2 साल का लेना है तो 64,800 में आपका 2 साल का हो जाता है, जिसमें आपको लाइव टेस्ट, क्लासेज, बहुत सारा अनलिमिटेड प्रैक्टिस आपको यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर आपका ये सब कुछ जैसे अनअकैडमी पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाता है। पर आइकॉनिक लेते हो तो आपको इन सारी चीज़ों के अलावा एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो डेली का आपका मेंस का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराता है, आपका स्टडी प्लान करने में आपको हेल्प करता है कि आपको किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको स्टडी करना है, उसमें आपको ये हेल्प करता है। तो मतलब ये आपको कोच का मतलब कि जहाँ हर जगह आपको गाइड करेगा, जहाँ पर भी आपको परेशानी होगी, जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आएगा, हर जगह आपको ये गाइड करेगा। कोच का यही मतलब होता है। तो 57,600 में आपका 12 महीने का यानी 1 साल का मेरे इस कोड के साथ, और 24 महीने का है आपका 89,100 रिंकू लाइव कोड के साथ। तो अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको मैं मेंटर आपकी बन सकती हूँ। और यहाँ पर मतलब आपको एक मेंटर मिलने का मतलब ही है कि आपकी पूरी तैयारी के दौरान जो आपको गाइड करे, यही यही मतलब आपका ये होता है मेंटर का मतलब। तो दोनों में से कोई भी आप लीजिए, अनअकैडमी पर आना जरूरी है जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ। तो ईएमआई भी अवेलेबल है। 1 साल का आपका लेते हो तो 5,300 में, और 2 साल का लेते हो तो 4,125 रुपये में आपको ईएमआई मिल जाता है। ये सारे ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से ही आप कोई ना कोई लेते हो, क्योंकि आजकल इन्हीं में से स्टूडेंट्स कोई ना कोई लेते हैं। तो आप ये सारा ले सकते हैं आप। और इसमें इसमें आप अगर देखेंगे तो सारे ही ऑप्शनल के वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लेना है। तो इसके लिए आप ये जो है फी स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें से कोई भी आप एक प्लान इसमें से चूज कर सकते हैं। तो कम से कम इसको तो ज़रूर चूज करना। कम मतलब 6 महीने का आप लेते हो, 6 महीने में हर ऑप्शनल कंप्लीट हो जाता है। बट मतलब आपका अगर रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप 1 साल का ले लो। और अगर आपको 23 में देना है एग्जाम, 22 में देना है, 23 में देना है, तो 2 साल का ले लो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से आप इस प्लान को चूज कर सकते हैं। तो जो भी आप लेते हैं आप उस पर रिंकू लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और आप इसमें जानते हैं कि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी 2 ऑप्शनल मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ यहाँ पर आप जब मुझे कांटेक्ट करेंगे तो आपको मैं अच्छी तरह से गाइड कर दूंगी कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, ये भी मैं आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा। तो चलिए अब बात करते हैं शिल्प और श्रेणी संगठन की बात करते हैं, यानी इस समय जो आर्थिक गतिविधियां थी। आपने कल पढ़ा कि नगरों के अभ्युदय का काल था। मैंने बहुत सारे नए नए नगर आप लोगों को बताया। तो ये नगरों के अभ्युदय का काल था, पर ये नगरों के उदय के पीछे आर्थिक गतिविधियां थी। तो इन आर्थिक गतिविधियों में उस समय क्या क्या था, किस तरह के कितने तरह के शिल्प श्रेणियां थी, व्यापार कैसे चल रहा था, विदेशों में व्यापार कैसे चल रहा था, ये सब कुछ आप लोग यहाँ पर कवर करेंगे। कैसे पता चलता है हमें उस समय के शिल्पों के बारे में? ऐसे तो कहीं ऐसा नहीं है ना कि बस आपने लिख दिया कि हाँ उस समय व्यापार था और आप मान लोगे, ऐसा नहीं चलता। इतिहास कहते हैं कि इतिहास भी विज्ञान है, इतिहास भी साक्ष्य मांगता है।
तो साक्ष्य के माध्यम से ही साक्ष्य के माध्यम से ही आप जानते हो कि ऐसा होता था। अगर साक्ष्य नहीं है तो फिर इतिहास नहीं बन सकता। तो उस समय साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हमें, विशेष रूप से बौद्ध साहित्यों के माध्यम से हमें पता चलता है, जैसे अंगविज, ललित विस्तार, मिलिंद पन्ह, महावस्तु। इनमें शिल्पकारों के श्रेणियों के काफी सारे संगठनों का हमें पर्याप्त संदर्भ मिलता है। इसी तरह से मिलिंद पन्ह, मिलिंद जो इंडो ग्रीक शासक थे, मिलिंद, उनकी जो है उनके और नागसेन के बीच जो बातचीत है उसको मिलिंद पन्ह कहते हैं, मिलिंद के प्रश्न। तो इसमें जो है 60 प्रकार के शिल्पों की जानकारी सिर्फ मिलिंद पन्ह से हमें मिलती है। जातक कथाएं जो कि उस समय के समाज के, उस समय के ग्रामीण समाज के, उस समय के आम आदमियों के जीवन का एक तरह से वो प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। वहां पे जैसे गांव के नाम मिलते हैं, गांव के नाम मिलते हैं, स्थानीयकरण की हुई गांव का नाम मिलता है। यानी जैसे किसी एक व्यवसाय, एक धंधे से संबंधित गांव बन गए थे। और इसमें जो है दक्षिण भारत में भी संगम साहित्य से भी हमें बहुत मतलब जानकारियां हमें मिलती हैं। संगम साहित्य दक्षिण के सभी व्यवस्थाओं का, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी व्यवस्थाओं की जानकारी हमें संगम साहित्य से मिल जाती है। तो आर्थिक गतिविधियों की जानकारी भी हमें संगम साहित्य से मिलती है। तो इस समय ऐसा हो रहा था कि कोई ना कोई एक व्यवसाय, एक धंधा किसी कुल से संबंधित हो गया था। जैसे जातक कथाओं में मतलब एक व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए कुल या पुत जुड़ा हुआ है। जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल बताती हूँ। कुल या पुत जैसे इस तरह से कि आपने उत्तर वैदिक समय से ही पढ़ा कि वंशानुगत चल रहे थे सभी जो उद्योग व्यवसाय जो है। जैसे बढ़ई का बेटा बढ़ईगिरी करेगा, और धीरे धीरे ये एक जाति व्यवस्था का रूप धारण कर लिया था। तो जो भी उद्योग धंधे थे उस समय के, वो सभी जो है वंशानुगत चल रहे थे सभी व्यवसाय। तो इसीलिए कुल जुड़ा हुआ था इनके नाम के पीछे। जैसे सतवाह कुल, कमार कुल, ये धातु शिल्प का काम करते थे। सतवाह कुल जैसे जो रथ बनाने का काम करता था, तो ये लोग जैसे लोहे का काम करते थे ये लोग। सेट्ठी कुल, तो सेट्ठी आपने पहले भी पढ़ा है। सेट्ठी जो धनी व्यवसायी होते थे उनको कहा जाता था। लगभग ये व्यवसायियों के प्रमुख होते थे जिनको सेट्ठी कहा जाता था। तो धनाढ़ व्यवसायियों को धन वनीज कुल, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। धन वनीज कुल, अनाज बेचने वाला, कभी यही आपका प्रीलिम्स में पूछ दिया जाए अगर। पनिक कुल सब्जी बेचने वाला। निषाद पुत, आखेटक को कहते थे। तो ये तो आपको याद होगा, निषाद महाभारत में बार बार जो वो सत्यवती थी, वो निषाद पुत्री थी। और सत्यवती से विवाह करने के लिए ही, सत्यवती से जब विवाह करना था शांतनु को, तो निषाद ने जो है एक वो ले लिया था वचन भीष्म से कि जो राजा, हस्तिनापुर का राजा मेरा पुत्र ही सत्यवती का पुत्र ही बनेगा। तो बार बार उस निषाद का नाम आता है। तो वध की पुत, ये भी नोट कर लीजिएगा, बढ़ई, ये नोट करने वाला है बढ़ई। तो ऐसे कई अनेक नामों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर जो है अगर तमिल ब्राह्मी अभिलेखों की बात करते हैं तो कई तरह के जो है सज्जाकार, स्वर्णकार, प्रस्तरीय साज, प्रस्तर यानी पत्थर, तो साज जैसे घड़ी साज आप कहते हो, तो बनाने वाला। तो ऐसे कई लोगों का नाम हमें तमिल ब्राह्मी अभिलेखों से भी मिलता है। सांची, भरहूत, मथुरा, यहाँ ये जो धार्मिक केंद्र थे, जैसे सांची के स्तूप पर, भरहूत के स्तूप पर, मथुरा जो धार्मिक, यहाँ पर के मंदिरों की दीवारों पर कई तरह के कुम्हार, बुनकर, स्वर्णकार, बढ़ई, मूर्तिकार, हाथी दांत बनाने वाले, हाथी दांत का बहुत उस समय शिल्प बनता था भारत में। तो ऐसे कई विशेषज्ञों के अभिलेख प्राप्त होते हैं। उन लोगों ने दीवारों पर अपने योगदान को लिख दिया है। स्तूप बनाने में जो उनका योगदान था, मंदिर बनाने में जो उनका योगदान था, जाहिर है कि वहां पर उन्होंने अपनी फ्री सर्विस दी होगी, अपनी फ्री सर्विस दी थी। पर वो और जगह भी
पेड सर्विस होगी, तो जैसे उन लोगों ने अपने बारे में लिख दिया है, तो उससे भी हमें पता चलता है कि इस तरह के शिल्प उस समय थे। तो जातक कथाओं, जो लोक गाथाएं हैं, उनमें से जो है जातक कथाएं, पता है ना आपको, गौतम बुद्ध के पूर्व जीवन के ऊपर, जैसे गौतम बुद्ध बनने से पहले उन्होंने कई जन्म लिए थे, तो पूर्व जन्मों की कहानी है, और जिसमें आम लोगों के बारे में भी, जैसे बैकग्राउंड में कई लोग होते हैं, उनसे पता चलता है कहानियों से। तो जातक कथाओं में जो है पारंपरिक 18 शिल्पों का जिक्र है, और इनमें से 4 विशेष है। जातक कथाओं में 18 शिल्पों का, मिलिंद पन्नों में आपने 60 देखा। तो बढ़ई, वध की कुल अभी मैंने आपको बताया था, तो वध की बढ़ई को कहा गया। कमार, धातु शिल्प करने वालों को कहा गया। और शिल्पकार, चर्मकार तो आपको पता ही है, ठीक है। मतलब आपका जो है, जो चमड़े का काम करते थे, और शिल्प किसी भी तरह का, जैसे मतलब आप हस्तशिल्प आ जाता है इसमें। तो शिल्पकार में जो मूर्तिकार तो मूर्ति बनाने वाला, शिल्पकार जो मिट्टी के चीजें बनाता है, लोहे की, पीतल की जो चीजें बनाता है, जो मतलब इस तरह के लोगों को शिल्पकार कहते हैं। बाकी जो कपड़ा बनाता है उसको बुनकर कह देते हैं। जो चमड़े का काम करता है उसे चर्मकार कह देते हैं, हालांकि वो भी एक शिल्पकार ही कहलाएगा। चित्रकार, तो शिल्पकार में, शिल्प में बेसिकली जैसे आप इसको कहते हो ना, आर्ट एंड क्राफ्ट, तो शिल्प में यही आ जाता है, जो लोहे, धातु का जो करता है, जो मिट्टी से करता है, मतलब कोई जो अनोखी चीजें, अलग अलग चीजें जो है, आर्टिस्टिक चीजें जो बनाते हैं, उनको हम शिल्पकार कहते हैं, आर्टिशियंस। इसको इंग्लिश में आर्टिशियंस कहते हैं। तो हाथी दांत से जो चीजें बनाते थे वो शिल्पकार थे। तो ऐसे लोग शिल्पकार होते हैं। तो शिल्पकार, चर्मकार, चित्रकार, ऐसे कई लोगों का उल्लेख हमें मिलता है। तो अब इतनी तरह की जो शिल्पें थी, तो अब ये जो चीजें उस समय बना करती थी, तो जाहिर है कि उसको देश के भीतर एक जगह से दूसरी जगह अंतर्देशीय व्यापार होगा, विदेशी व्यापार होगा। तो ये जो है व्यापार किस तरह से चलता था। तो अब व्यापारियों के बारे में बात करते हैं, कि व्यापार और व्यापारियों के बारे में। तो 300 बीसी से लेकर, मतलब आप ये समझ लो कि 300 बीसी से लेकर 300 शताब्दी तक, 300 बीसी से 300 शताब्दी के बीच के काल में बहुत ज्यादा व्यापारिक समृद्धि होती है। तो 300 बीसी जब मौर्यों का शासन था, मौर्यों के शासन से लेकर और 300वीं शताब्दी तक, 300वीं शताब्दी तक काफी काफी विकास होता है व्यापार का। और ये व्यापार जो है इनलैंड भी था, मतलब अंतर्देशीय भी था, भारत के भीतर भी हो रहा था, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से लोग उत्तर आ रहे थे, उत्तर पश्चिम जा रहे थे, और इस उपमहाद्वीप के बाहर भी था, यानी विदेशी व्यापार भी इस समय चल रहा था। तो इसका इतनी व्यापारिक समृद्धि का कारण यही था, व्यापार का विकास कारण था कि उस समय शिल्प और उद्योग धंधों की तरक्की हुई थी, कृषि का विकास हुआ था, साथ में एक सशक्त शासन प्रणाली की भी स्थापना हुई थी, जैसे कि दक्षिण में संगम शासक थे, और उत्तर को पूरे कुषाण शासकों ने उत्तर को संगठित किया था, उत्तर भारत को, रेशम मार्ग को वो कंट्रोल करते थे। इसमें इसके अलावा मुद्रा प्रणाली का प्रचलन भी वाणिज्य के बढ़ने में भी, इस व्यापार के बढ़ने में मदद मिली। मुद्रा प्रणाली के प्रचलन से भी इसने भी अपना योगदान दिया। तो कुषाणों और सातवाहनों ने छोटे मूल्य वाले सिक्के भी चलाए, छोटे मूल्य वाले। तो मतलब छोटे मूल्य वाले सिक्के चलाने से क्या हुआ कि स्थानीय विनिमय शुरू हो गया, नहीं तो बड़े मूल्य के सिक्के सिर्फ बड़े लोगों के पास हुआ करते थे। तो छोटे मूल्य के सिक्के जो इन लोगों ने चलाए, उससे क्या हुआ कि विनिमय एक तरह से बढ़ गया, लोगों के पास अब करेंसी था। तो इस काल में नोट करिएगा इसको, कि स्वर्ण मुद्रा के लिए दिनार, चांदी के सिक्के के लिए पुराण, और तांबे के सिक्के के लिए छापड़ शब्द का प्रयोग होता था। तो स्वर्ण सिक्के, सोने के सिक्के पुराण है, दिनार है,
चांदी के सिक्के पुराण है और तांबे के सिक्के छापड़ हैं। तो इस तीन तरह के इस तरह के सिक्के चल रहे थे, इनको ये नाम दिया जाता था। सुदूर दक्षिण में आहत सिक्के चल रहे थे इस समय। सुदूर दक्षिण जब भी बात आती है तो आप समझ लो कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, स्पेशली तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक आता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश डेक्कन का जैसे ही विस्तार होता है तो आंध्र प्रदेश आ जाता है, जहां पर सातवाहनों का शासक था। पर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, यहाँ पर चोल चेर पांडे थे। तो इन लोगों ने भी बहुत सारे सिक्के जारी किए जो कि आहत सिक्के थे। तो उस समय की जो है मनुस्मृति है, जो कि मतलब लगभग उसी समय ही लिखना शुरू हुआ था। तो इसमें व्यापार पर कर निर्धारण के संबंध में अन्य बातों पर भी ध्यान रखने के लिए सुझाव दिया गया। मतलब किस तरह से व्यापार करना चाहिए। तो कर, जब आप मतलब व्यापार पर अगर आप टैक्स लेते हो, ट्रेड पर जब टैक्स लेते ही हो, सेल टैक्स लेते हो, आप जो है सेल टैक्स लेते हो, आप टोल टैक्स लेते हो, चुंगी मार्ग का जो कर होता है। तो इसमें जो है जैसे ऋण लेने वाले के वर्ण अथवा उस व्यापार से जुड़े जोखिम जब भी आप मतलब लेते हो, तो इसमें जो जिसने कर्जा लिया है व्यापार के लिए वो किस वर्ण का है, जो व्यापार उसने शुरू किया है उससे जुड़ा हुआ जोखिम कितना बड़ा है। इन सब तथ्यों को जातक कथाओं में लंबी दूरी के, जैसे कारवां से जो कारवा बनाकर व्यापार करते थे, मतलब लंबी दूरी का जो व्यापार होता था, तो कई व्यापारी मिलकर एक ऐसा लंबा कारवा बनाकर चलते थे जिसमें आगे पीछे सैनिक चला करते थे। सैनिक सुरक्षा में चलते थे क्योंकि रास्ते में लूट मार बहुत था। तो मनुस्मृति में मतलब इसका मतलब उस समय व्यापारिक गतिविधियां इतनी ज्यादा थी कि मन्नु भी अपनी किताब में लिखते हैं। तो इस काल के बंदरगाह स्वयं में बड़े निर्माण के केंद्र भी थे। जैसे बंदरगाह सिर्फ माल को उतारने और चढ़ाने के लिए नहीं था, वहां पर जो बड़ी बड़ी जो है कारखाना टाइप की संरचनाएं भी हम लोग को मिली है। जैसे अभी आगे मैं आपको अरिकामेडु पढ़ाऊंगी तो आपको अरिकामेडु मिलेगा। तो जातक कथाओं में जो है इन सब की चर्चा की गई है, साझेदारी वाले व्यापार की भी चर्चा की गई है। तो संगम साहित्य में तटीय क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे उनको पर्वतवार कहा गया। पर्वतवार, तटीय क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनको पर्वतवार कहते थे। तो अगर कभी आपको पर्वतवार पूछा जाए तो तटीय क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी, ये लोग जो थे शुरू में नमक बनाने का काम करते थे और मछली मारने का, मतलब मछुआरे थे। अपना मछली, समुद्र से मछली निकालना, बेचना, नमक बनाना, ताड़ के पेड़ से ताड़ी इकट्ठा करना, ये काम करते थे। बाद में इन लोगों ने जो है मोती निकालना शुरू कर दिया। ये बाद में इनको इससे एक्सपीरियंस आया और बिना ऑक्सीजन मास्क का ये समुद्र की गहराइयों में जाते थे और वहां से मोती निकाल कर लाते थे। और धीरे धीरे ये मोती के व्यापार में तरक्की करते चले गए और पांडे देश मोतियों का देश कहा जाने लग गया था। गुजरात और सिंध के बीच सामुद्रिक व्यापार मार्ग बहुत लोकप्रिय था। दोनों ही आप देखें, सिंधु नदी जो है अरब की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो गुजरात भी आपका बे ऑफ खंभात में ही है। तो वहां पर मैप में अभी आपको आगे दिखाऊंगी, वहां पर जब आप देखोगे तो बिल्कुल जो है आप मान लो कि ये गुजरात है, ये बे ऑफ खंभात है, और यहां से आओगे तो यहाँ पर आप सिंधु पर आ जाओगे। तो ये वाला रूट चलता था, ये वाला रूट। तो यहां से समुद्री मार्ग और राजस्थान से दक्कन को जोड़ने वाला मार्ग, ये अरावली पर्वत श्रृंखला की तराई से होकर गुजरता था। राजस्थान को पूरा डेक्कन से जोड़ता था महाराष्ट्र तक। तो सोचो ये कितना लंबा मार्ग था। इसी तरह एक मार्ग था जो मथुरा से एक महत्वपूर्ण नगर चंबल नदी घाटी होते हुए जाता था। चंबल नदी घाटी होते हुए ये उज्जैन तक जाता था ये, और यहां से नर्मदा घाटी में माहिष्मती तक
चंबल से शुरू, मथुरा से शुरू हुआ, चंबल घाटी होते हुए उज्जैन तक गया, और यहाँ से जो है माहिष्मती, अवंती साम्राज्य का जो वो था माहिष्मती, उत्तरी अवंती दक्षिणी अवंती, उत्तरी उज्जैनी दक्षिणी माहिष्मती। तो ये माहिष्मती से सतपुरा के जंगलों और पहाड़ों से होते हुए सतपुरा महाराष्ट्र के मतलब जंगलों और पहाड़ियों से होते हुए तापी नदी घाटी होते हुए ये पश्चिमी घाट में स्थित सूरत तक जाता था, और यहीं से एक दूसरा मार्ग पूरा डेक्कन जाता था। तो उज्जैनी से भरुकुच और सुपारा, मालवा में जो है, मालवा से उज्जैनी, मालवा में से उज्जैनी, उज्जैनी से भरुकुच यानी गुजरात, और फिर सुपारा, ये सब पश्चिमी तटीय बंदरगाह तक के भी मार्ग थे बने हुए। मैं अभी आपको दिखाऊंगी मैप में। और दूसरा महत्वपूर्ण मार्ग कौशाम्बी से पूर्वी मालवा, कौशाम्बी से पूर्वी मालवा स्थित विदिशा तक जाता था। तो कौशाम्बी से विदिशा, तो वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, तो ये कहां पर है? इलाहाबाद। तो ये इलाहाबाद से चलकर ये विदिशा मध्य प्रदेश तक एक महत्वपूर्ण मार्ग जाता था। और दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख जो मार्ग था, मतलब वो नदी घाटियों से होकर गुजरता था, तो ये मनमाड से मसूलीपट्टनम, फिर कांचीपुरम से गोवा, मतलब कांचीपुरम यानी तमिलनाडु, तमिलनाडु से गोवा, आप देख पा रहे हो रास्ता, और तंजाउर से नागपट्टिनम, और फिर केरल और चोलमंडल तक ये जाता था। ये दक्षिण का व्यापार था। ये देखो, ये जो है ये आपका, ये इसमें जो आप लोग देखोगे, तो ये सिल्क रूट है। चाइना से रेशम उठाते हुए और इसको ये रोम तक लेकर के व्यापारी जाते थे। पर यहां पर क्या होता था, ये वाला जो रूट देख रहे हो ना, कि ये जो रूट है वो धीरे धीरे फिर यहां पर आता है, मतलब ये सीधा न जाकर ये सीधा भी जा सकता था। एक रूट ये पूरा सीधा जाने का था, एक रूट थोड़ा सा ऐसे घूम कर जाने का था, क्योंकि यहाँ पर भी कई जैसे ऐसे व्यापारी यहाँ से जाते थे। ये पुष्कलावती है, तक्षशिला है, तो यहाँ पर मतलब ये भी एक मुख्य व्यापारिक मार्ग था ये। तो यहाँ इस रेशम मार्ग से रेशम के अलावा भी चीजों का व्यापार होता था, सूती वस्त्र, मसाले, इनका व्यापार इस समय हो रहा था, काली मिर्च का। तो बीच में ऐसा हुआ था कि आप आगे पढ़ोगे कि ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये जो रेशम मार्ग मतलब यहाँ से ऐसे होने लगा था, ऐसे होने लगा था ये रेशम मार्ग, मतलब यहाँ से आया, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ तक भारत के कश्मीर होते हुए फिर ऐसे गया। तो ये बीच वाला क्या हुआ था कि बीच वाला प्रदेश लूट मार यहाँ पर ज्यादा होने लग गई थी। तो कुछ दिनों तक रेशम, मतलब ज्यादातर टाइम तक आप कह लो, ये रेशम का व्यापार ऐसे ही चला है। और इसी मार्ग को, ये वाला जो ये मार्ग आप देख रहे हो, इस मार्ग को कनिष्क कंट्रोल करता था, यानी कुषाण शासक कंट्रोल करते थे। तो ये बेसिकली चीन और रोम के बीच इसमें व्यापार में था, और इसमें बीच में कई व्यापारी जुड़े हुए थे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये भारत के का इनलैंड व्यापार है, ये इनलैंड मार्ग है, मतलब इनलैंड व्यापारिक मार्ग है। तो जो भूमार्ग से जो व्यापार चला करते थे, ये वो है। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक तो यहाँ पर देखो, ये जो है ये आपका भृगु कच्छ है, जिसे भरूच कहते हो आप, भरूच, जिसको बेरिगाजा कहा यूनानी व्यापारियों ने। तो यहाँ से ये जाता था ऐसे सिंध तक। तो आप देख रहे हो ना, ये तो अरब सागर से ये पूरा ये मार्ग हो जाता था। और जो लैंड रूट था वो सिंध क्षेत्र से निकलकर ये देखो इस तरह से आया है, सोपारा तक आया है, और इसी से ये मार्ग जुड़ा हुआ फिर आया है स्वर्णगिरी तक। ये पूरा आप देख रहे हो ना कि पूरा ये लैंड रूट बना हुआ है। यहां से एक मार्ग पाटलिपुत्र तक चला जाता था। तो आप ये देख रहे हो, यहां से ये वाला जाते जाते ये पूरा ऐसे पाटलिपुत्र तक गया है, पूरा पाटलिपुत्र तक देख पा रहे हो आप। तो ऐसे ही करके मतलब व्यापार का उस समय बहुत महाजाल बना हुआ था। और ये सब सी रूट से भी उस समय व्यापार हुआ करता था। मुशीरी एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था।
मुजीरिस, मुशीरी, जिस नाम से आप इसको कह लो। तो ये केरल में ये जो चेरो के राज्य क्षेत्र में था, और एक महत्वपूर्ण पोर्ट था, महत्वपूर्ण पोर्ट था ये तो अनुराधापुर, ये कश्मीर में था, सॉरी श्रीलंका में था ये अनुराधापुर। ये सब जुड़े हुए थे, ये सब जुड़े हुए थे व्यापारिक मार्ग से। स्ट्रैबो भी अपनी किताब में चर्चा करता है कि समुद्र से लेकर गंगा नदी के माध्यम से पाटलिपुत्र तक की यातायात की चर्चा की गई है। दक्षिण में मुजीरिस, वही जो अभी आपको मैंने दिखाया, ये वाला मुचाइरी यहां पर लिखा है, इसको मुचाइरी, मुशीरी, मुजीरिस, ये जो है बंदरगाह काफी महत्वपूर्ण था। बार बार इसकी सब चर्चा करते हैं। तो भारत में सूती वस्त्र, लोहे के बने अस्त्र शस्त्र, ये सारी चीजें भारत में बनती थी और ये निर्यात होती थी। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र से घोड़े और ऊंट मंगाए जाते थे जो दक्षिण तक भेजे जाते थे। पूर्वी और दक्षिण भारत से हाथी प्राप्त किए जाते थे, पूर्वी भारत से और दक्षिणी भारत से हाथी प्राप्त किए जाते थे और ये हाथी भेजे जाते थे उधर। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ऊंट आते थे, घोड़े और ऊंट। तो घोड़ा क्योंकि ठंडा प्रदेश का जीव है, तो घोड़ा आता था उधर काला सागर के आसपास से, तो ये उत्तर पश्चिम होते हुए ही भारत में पहुंचता था। जो केंद्र थे उस समय वाराणसी रेशम के लिए, जातक कथाओं के अनुसार। पर ये आज भी, मतलब ये क्यों हम सच मानते हैं जो जातक कथाओं में, क्योंकि ये आज भी है। तो वाराणसी रेशम और उत्कृष्ट मसलिन यानी मलमल के लिए, चंदन की लकड़ी के लिए विख्यात था उस समय। जो गांधार था लाल रंग के कंबलों के लिए, पंजाब ऊनी वस्त्र के लिए, मदुरई भी एक सूती वस्त्र का केंद्र था। ये जातक कथाओं में मिला हमें, पर ये काफी सारी और किताबें भी चर्चा करती हैं इसकी, और ये आज भी है। तो बनारस अब चंदन की लकड़ी का भले ही ना हो, लेकिन रेशम के लिए अभी भी है, रेशम मलमल के लिए अभी भी है। तो पट्टिन पलई जो एक संगम कालीन बुक है, इसमें कहा गया कि उत्तर से दक्षिण भारत में अश्व मंगाए जाते थे। तो जाहिर है कि दक्षिण भारत में तो अश्व होगा ही नहीं, उत्तर में उत्तर पश्चिम से आ रहा है, और उत्तर पश्चिम से उत्तर में आ रहा है, उत्तर से जा रहा है ये दक्षिण में। गोल मिर्च इस समय का महत्वपूर्ण व्यापार था। मसालों में गोल मिर्च का ज्यादा डिमांड था, और इस गोल मिर्च को सबसे ज्यादा कहाँ के लोग पसंद करते थे, तो रोम के, जिस पर प्लिनी दुख प्रकट करता है अपनी किताब में नेचुरल हिस्ट्री में। दुख प्रकट करता है कि मेरे देश का सारा सोना कहाँ जा रहा है, तो विदेश जा रहा है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी आप पूछा जा सकता है अलग से, भारत रोम व्यापार पर प्रकाश डाले। तो उसी हिसाब से, उसी आइडिया से इसको लेना है आपको। तो अशोक के अभिलेखों से हमें ये पता चलता है कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश से जो लोग उसके सीमांत प्रदेश से थोड़ा सा आगे रहते थे, उनको जो है यवन कहलाते थे। तो 200 बीसी से 300 शताब्दी के बीच सभी व्यवसायियों के लिए शब्द का प्रयोग किया जाने लग गया था। जब ऐसे कई बार मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर चुकी हूँ कि पहले यवन सिर्फ ग्रीक लोगों को कहा गया, यूनानियों को कहा गया। बाद में जितने भी विदेशी भारत में आते थे उनके लिए यवन शब्द का प्रयोग किया जाने लग गया, और पुराणों में भी इसकी चर्चा है। तो संगम काव्य में भी ऐसे व्यापार की चर्चा है कि पेरियार नदी से बड़े बड़े जहाज आते थे जो सोना लेकर आते थे और विदेशी शराब लाते थे, और यहां से गोल मिर्च लेके जाते थे। यानी ये रोमन व्यापार के बारे में संगम काव्य बात करते हैं। पुत्तुपाटी जो कविता है, पुत्तुपाटु, संगम साहित्य पढ़ोगे तो इसकी चर्चा आता है। तो पुत्तुपाटी जो मतलब कविताओं का एक संग्रह है, उसके एक कविता में कहा जाता है कि मदुरई की बुनकर जब बुन रहे होते हैं तो एक ऐसा शोर उत्पन्न होता है, बिल्कुल वैसा ही शोर जैसा मध्य रात्रि में यवन जहाजों से माल उतारने के क्रम में शोर होता था।
तो यवन जहाज मध्य रात्रि में पहुंचते थे और उससे माल उतारा जाता था। तो उस समय शोर होता था। उस शोर की तुलना कविता में मदुरई के बुनकरों की गई है। तो कविता में इस तरह से उदाहरण दिया गया है, इसका मतलब कि जहाज, भरे हुए जहाज आया करते थे बंदरगाह पर रोम से। एक चर्चा आती है सुगंधित उंडी मदिरा। तो ये जो उंडी मदिरा है, ये दूसरी शताब्दी बीसी से लेकर दूसरी शताब्दी के बीच भारत और रोमन साम्राज्य के बीच जो व्यापार होता था उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें सुगंधित उंडी जो मदिरा है इसका बहुत भारत में इसका बहुत डिमांड था। तो भारत के द्वारा न केवल भारतीय वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा था, बल्कि जो है चीन, रोमन साम्राज्य के बीच होने वाले जो रेशम व्यापार था उसमें भी भारत की बड़ी हिस्सेदारी थी। जबकि चीन से रोम जा रहा था, चीन में उत्पादन होता था, रोम के लोगों को पसंद था, तो ये चीन से रोम जा रहा था, लेकिन इसमें भारतीय लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा ले रखा था। उस समय जो सबसे प्रमुख शासक रहा रोम का ऑगस्टस, तो ऑगस्टस के शासन काल से वो जो मार्ग मैंने आपको दिखाया था कि सीधा न जाकर भारत की तरफ घूम के जा रहा था। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया वाला मध्य एशिया का पर्थिया और बैक्टीरिया वाला जो इलाका था वो अब असुरक्षित हो गया था। बहुत डकैती वगैरह, लूट मार वगैरह होने लग गई थी। तो इस व्यापार को, जो रेशम व्यापार है, भारत के आंतरिक व्यापारिक मार्ग से जोड़ दिया गया था। तो देखा आपने ऐसे कैसे घूम के भारत से जुड़ता हुआ, क्योंकि तक्षशिला वक्षशिला सब उस समय भारत में है, तो भारत से जुड़ते हुए जा रहा था। पेरिप्लस द एरेसेंसी जो बुक है वो भी कहता है कि सिंधु के डेल्टा क्षेत्र और गुजरात के बंदरगाहों से रोमन साम्राज्य में निर्यात की गई है वस्तुएं, और उन वस्तुओं की वो सूची बताता है पेरिप्लस का लेखक। प्लिनी और डियो क्रिसोस्टॉम ने ये भी कहा है कि रोमन सोने का प्रवाह भारत में हो रहा था। दुख प्रकट करता है सिर्फ रेशम के लिए। और वियना पैपिरस एक दस्तावेज है यूनानी, जिसमें अलेक्जेंड्रिया और मुजीरिस के दो सामुदायिक व्यवसायियों के बीच नॉर्ड यानी गरम मसाला, हाथी दांत और वस्त्र के आयात निर्यात के लिए एक संधि की बात की गई है। वियना पैपिरस जो प्रसिद्ध दस्तावेज है उसमें, कि उस समय कैसे जो है दो समुदायों के बीच कैसे गरम मसाला, हाथी दांत और वस्त्र का आयात निर्यात होता है। तो भारत में इसी समय बड़ी संख्या में रोमन सिक्के भी मिले हैं। ऐसे 170 सिक्के 130 स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। 170 सिक्के 130 स्थानों से। तो इसका मतलब कि ये जो रोमन साम्राज्य है ये पूरे भारत में फैला हुआ था। इसके स्थानीय प्रतिकृतियां भी बनी, कॉपीज बनी। लोकल लोगों ने कॉपी मारने की कोशिश की, और तो लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, पता चल ही जाता है। तो ये रोमन सिक्के चांदी के होते थे और उनको दिनारी कहा जाता था, और सोने के सिक्कों को और रही। तो आपने देखा कि भारत में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, चांदी के सिक्के को पुराण कहा जाता था, तांबे के सिक्के को छारण नाम था ना तांबे के सिक्के को, हाँ, तो कहा जाता था। अब यहां पर देख रहे हैं आप कि चांदी के रोमन सिक्कों को दिनारी कहा जा रहा है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रोमन जरूर वर्ड मेंशन होगा उसमें, वर्ड छारण नहीं, छापण तांबे के सिक्के होते थे। तो रोमन सिक्के का करके नाम पूछेगा, अगर नाम पूछता भी है तो वो दिनार है, ये दिनारी है। तो ये भी एक फर्क है कि ये यहां पर दिनारी लिखा गया है और पहले से ही हमारे यहां पर सोने के सिक्के को दिनार कहा गया, और वहां पर सोने के सिक्के को, रोमन सोने के सिक्के को औरेई कहते थे। औरेई,
तो ये भी नोट कर लीजिएगा। तो इन दोनों के व्यापार में, भारत और रोम के व्यापार में चांदी के सिक्कों का अधिक प्रचलन था। ठीक है, चांदी के सिक्कों का अधिक प्रचलन था। और ये ज्यादातर इसकी जो प्राप्तियां हमें हुई है तमिलनाडु के कोयम्बटूर क्षेत्र, ठीक है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर क्षेत्र, आंध्र प्रदेश की कावेरी नदी घाटी, इन सब जगहों से हमें ज्यादा हुई है। मुद्रा प्रणाली जो स्थापित की थी, पहले ही हम लोग बात कर चुके थे, वो स्वतंत्र रूप से स्थापित परंपरा थी, किसी के प्रभाव में नहीं थी, किसी के प्रभाव में नहीं थी। ये जो मुद्रा प्रणाली थी ये बिल्कुल स्वतंत्र थी, आरबीआई की तरह। तो यहाँ पर जो है, ये जो तमिलनाडु से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये जो है 4वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध से है। ये सिक्के चौथी शताब्दी, फोर्थ सेंचुरी के पहले के उत्तरार्ध, ठीक है, उत्तरार्ध से मतलब 4th सेंचुरी की शुरुआत से ही मिलते हैं। 2 प्रकार के रोमन मृद्भांड हम लोग एम्फोरा की बात कर चुके हैं पिछले क्लास में, और दूसरा जो मिलता था वो सिगिलाटा कहते थे उसको, सिगिलाटा। तो 2 तरह के रोमन मृद्भांड मिले हैं, तो एम्फोरा और सिगिलाटा। तो एम्फोरा एक अंडाकार जार होता था, 2 हत्था लगा हुआ, गर्दन पतली और लंबी हुआ करती थी, ठीक है। और सिगिलाटा जो है एक आयताकार चमकीला मृद्भांड था, सांचे में ढाला जाता था, इस तरह से आयताकार था। ये हो सकता है इतना छोटा। तो इनको सांचे से ढाला जाता था और ये बहुत चमकीले होते थे। अरिकामेडू आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 6 में भी, मैंने ही पढ़ाया है क्लास 6 के एनसीईआरटी में आपको अरिकामेडू। तो ये जो अरिकामेडू है, ये सामुद्रिक रोम और भारत के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और ये जो है ये अरियन कूपम नदी के मुहाने पर स्थित है, अरियन कूपम नदी के, अरियन कूपम नदी कहा गया है इसको, उसके मुहाने पर स्थित है। 1945 में यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया, और यहाँ से जब सर्वेक्षण किया गया तो यहाँ पर 1st सेंचुरी बीसी से लेकर 2री शताब्दी ईस्वी तक के जनजीवन के पुरातात्विक साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। तो इसको जो है, इस स्थल को उत्तर और दक्षिण 2 विभाजनों में चिन्हित किया गया। तो उत्तरी हिस्सों में ईंटों से बनी संरचनाएं मिली है, इनको कारखाना कहा गया है। और दक्षिणी हिस्से में दीवारों से घिरे मतलब बड़े बड़े या 2 बड़े आंगन मिले हैं, जहाँ पर रंगाई होती थी, कुंड भी मिले हैं हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर रंगाई होती थी, जो जलाशय थे, मतलब वहाँ पर जलाशय बनाए गए थे, रंगाई के लिए भाई पानी की जरूरत है, तो जलाशय बनाए गए थे। और जलाशय जो थे वो मुख्य सड़क से जुड़ी होती थी, मतलब जलाशय की जो नाली है, जो जल निकासी है, जल निकासी की समुचित व्यवस्था थी, और जो उसकी जल निकासी यानी जो नाली है वो मुख्य उससे जुड़ा हुआ था। ये जहां जहां से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं ये उसका मैप है, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। भारत में व्यापारी पहले कैसे आते थे? सी रूट तो था नहीं, सी रूट तो है नहीं, तो व्यापारी कैसे आएंगे? तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से आते थे, दक्षिण पश्चिमी मानसून से आते थे भारत में, हमेशा याद रखिएगा। तो ये भारत आते थे साउथ वेस्ट विंड को फॉलो करते हुए, और जब यहाँ से उनको जाना होता था तो वो उत्तर पूर्वी मानसून का पीछा करते थे। तो व्यापारी इसीलिए, क्योंकि दक्षिण में ही सबसे पहले आए, सबसे पहले दक्षिण में व्यापारी आते हैं, क्योंकि जब ये दक्षिण पश्चिम मानसून को कवर करते हुए आते हैं तो ये यहाँ पर आते हैं, सोपारा और बेरीगाजा, इन स्थलों में, मतलब तटीय क्षेत्रों में आते हैं, तटीय क्षेत्रों में आते हैं ये। अब ये है आपका उत्तर भारत में। उस समय जैसे आपने देखा कि शिल्प, कितने तरह के शिल्प थे उस समय, तो आप देख रहे कई तरह के शिल्प उस समय प्रचलित हैं। फिर आपने देखा कि भाई शिल्प है
चीजों का उत्पादन हो रहा है तो उसका उसका जाहिर है व्यापार होगा। तो व्यापार कहाँ कहाँ पर होता था, कैसे कैसे होता था। और अब आप देखेंगे कि उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी। सामाजिक स्थिति कैसी थी, उस समय का जो है जाति और लिंग भेद, यानी स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा समाज में यह आ जाएगा ना, जाति व्यवस्था आ जाएगा, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों की दशा, समाज का कौन सबसे शक्तिशाली वर्ग था। तो ये सब मतलब बेसिकली वो हमेशा नाम थोड़ा डिफरेंट तरीके से देती हैं, पर आपको बात इन्हीं सब चीजों पर करनी है अगली क्लास में। तो अगले क्लास में मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट क्लास में आज ही जो मैं आप लोगों का नेक्स्ट क्लास लूंगी, तो ये इसमें मैं आप लोगों को भारत ये पूरी उत्तर भारत दक्षिण भारत, उत्तर भारत दक्षिण भारत दोनों जगह की सामाजिक स्थिति, दोनों जगह की सामाजिक स्थिति ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लिखने को आता है। सामाजिक स्थिति कैसी थी, स्त्रियों की दशा, जाति व्यवस्था, वर्ण संकर कैसा था। तो ये इसमें जाति व्यवस्था के साथ साथ मैं आपको इस समय का कला भी बताऊंगी कि इस समय कला कला का आप जानते हैं, मथुरा कला, गांधार कला, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां बनती हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म का अपना एक अलग तरीके से विकास होता है। तो इन सब पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं, बस 2-4 स्लाइड में उसी सेशन में आपको ये सारा बताने वाली हूँ कि आपका जो मेरा जो बैच था, ये आपका शुरू हो रहा था। ये अब 30 नवंबर हो गया है, ठीक है। 30 नवंबर, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लॉन्च नहीं हो पाया, कोर्स तो मैंने सबमिट कर दिया है। तो 30 नवंबर से इतिहास भी और समाजशास्त्र भी दोनों का बैच शुरू करूंगी मैं। और जीएस का बैच चल रहा है, ये सभी पेपर के लिए होगा। जीएस पेपर 1 शुरू कर दिया है मैंने। इसमें एनसीईआरटी को पढ़ते हुए फिर मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर स्टैंडर्ड बुक्स जो हर सब्जेक्ट के लिए जहाँ मतलब मानी जाती हैं, जहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, उनको आधार बनाकर फिर चैप्टर वाइज चलेंगे और चैप्टर पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। चैप्टर पढ़ते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे। तो चैप्टर पढ़ते हुए नोट्स बनाते हुए चलना है। और नोट्स पर मैं बहुत सीरियस हूँ, बिल्कुल बहुत सीरियस तरीके से नोट्स बनवाती हूँ मैं। एकदम मेरा बहुत ज़्यादा इस पर ये जोर रहता है कि नोट्स बने, और सबके नोट्स मैं चेक भी कर रही हूँ। तो चैप्टर पढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ आंसर राइटिंग, क्योंकि आंसर राइटिंग में आप लैग करते हो तो प्रॉब्लम होती है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे हैं चैप्टर वाइज। हर चैप्टर से पॉसिबल जो क्वेश्चंस है, जो PYQs है, उनको देखते हुए पॉसिबल क्वेश्चंस को लिखते हुए। और हिस्ट्री सोशियोलॉजी बैच मेरा ऑलरेडी है अनअकैडमी पर। नया बैच तो जब लॉन्च होगा, आपका हिस्ट्री सोशियोलॉजी का बैच है मेरा अनअकैडमी पर। तो रिंकू लाइव यूज कीजिए। आपको अगर हिस्ट्री और सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है, और जीएस अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ते हुए, मानक किताबों का वो आधार बनाकर पढ़ते हुए, आंसर राइटिंग करते हुए, नोट्स बनाते हुए अगर मेरे साथ इस स्टाइल में पढ़ना है, क्योंकि मैंने बताया कि 3 स्टेप एनसीईआरटी, फिर आपका चैप्टर वाइज नोट्स बनाते हुए सेकेंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है आंसर राइटिंग, और इसी से आपकी तैयारी मुकम्मल होती है जो मैं करवा रही हूँ। तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप इसको जो है बिल्कुल नोट कर लीजिए। आप मेरे इस टेलीग्राम लिंक को नोट कर लीजिए, यहीं पर आपको मुझे कांटेक्ट करना है। और ये मेरा कोड है रिंकू लाइव कोड है। आप सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो let's crack it with Rinku Singh and with an academy. Thanks for watching this session. Bye bye.